हमारे पॉडकास्ट सत्र में अगली पंडित जो हैं हमारे साथ में जुड़ी हैं डॉक्टर पूजा जोशी जागले जी। आप महाराष्ट्र से हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि भृगु चक्र पद्धति में जन्म कुंडली देखना सबसे सरल, जन्म कुंडली देखने की सबसे सरल विधि क्या है, जिसको हम बीसीपी भी कहते हैं? जी देखो, हमारे महर्षि गुरु ने बहुत अच्छा ये पद्धति दिया है, उसको बीसीपी बोलते हैं, भृगु चक्र पद्धति। बहुत ही सरल विधि है। उसमें क्या होता है कि हमारे जन्म के हर साल है ना एक्टिव होते हैं। जैसे पहले साल में पहला भाव, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इस तरह से ना हमारे इवेंट होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़े इवेंट देखने के लिए ना हमें गुरु और शनि का एक्टिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि शनिदेव जो है वो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और जो गुरु है वो 12 से 13 महीने में। अभी भी देखा जाए तो गुरु की जो दृष्टि, 9वीं दृष्टि और शनि की दृष्टि द्वारा ना धनु राशि एक्टिव है। तो जिनकी भी धनु राशि जो भाव में आ रही है तो उसके रिलेटेड इवेंट होते, और वो बहुत बड़े इवेंट जैसे शादी, बच्चे, ये ऐसे बड़े बड़े इवेंट बीसीपी के थ्रू हम देखते रहते। जैसे 4th हाउस में अगर किसी की धनु राशि है तो किसी का प्रॉपर्टी लेने का योग हुआ होगा या फिर बड़ी गाड़ी, इस प्रकार हम देख सकते हैं बहुत सरल विधि से। मैम, लाल किताब के अनुसार मंगल होने के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं? देखो, लाल किताब में पंडित जी रूपचंद जोशी ने बहुत अच्छा बताया कि मंगल बद और मंगल नेक। अगर मंगल बद हो तो बहुत मंगल हमारी खुशी है। अगर कोई इंसान आता है उसके पास खुशी ही नहीं है तो समझ लेना एक ही सेंटेंस में उसका मंगल बद है। मंगल हमारा खून है, हमारी खुशी है, आनंद है। और किसी इसमें भाई, रसोई, वो सब लेते। तो मंगल बद होने के बहुत सारे कारण है, जो चिड़चिड़ापन होता है, हमारी खुशी नहीं रहती है। तो मंगल बद बहुत जल्दी होता है, जैसे शनि की दृष्टि से या फिर शनि के साथ, राहु के साथ, बहुत जल्दी ये मंगल। और बुध बहुत शरारती प्लैनेट है, वो ज्यादा मंगल को डिस्टर्ब करता है। तो हमें मंगल नहीं के ना जो बनाना है वो गुरु के और गुरु, चंद्रमा और सूर्य की मदद से। इसलिए 3 धातु का छल्ला पहनना हमारे पंडित जी ने बताया है। जो बृहस्पति है वो सोने का कारक है, तांबा जो है वो सूर्य का कारक है, और चंद्रमा है वो चांदी का कारक है। तो 3 धातु का छल्ला पहनने के बाद रिंग फिंगर में हमारा मंगल बद नेक की तरफ जाता है। मैम, लाल किताब के अनुसार अगर हम हमारे ग्रहों को अच्छा रखना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से उपाय है, क्या परहेज हमें करना चाहिए? जी, परहेज करने को तो पंडित जी ने बोला ही है। जैसे देखो, हम सबको ना हमारी कुंडली पता होनी चाहिए। सब जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना ही भी करते हैं ना, तो कुंडली पता होनी चाहिए। जैसे भी हम हमारी कुंडली देखते हैं, अगर सूरज खाना नंबर 12, खाना नंबर मतलब हाउस नंबर, जिसकी भी कुंडली में सूरज खाना नंबर 12 में हो तो गुड़ खाना बंद कीजिए। चंद्रमा 6 में हो तो कभी भी भूल के भी पानी का दान नहीं करना चाहिए, उसमें वो डेबलेटेड हो जाते हैं जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और चंद्रमा 2 में हो तो पंडित जी ने बताया कि घंटी बजा के पूजा भी नहीं करनी चाहिए। और बुध भी खाना नंबर 11 में हो, हम बोलते हैं बहुत सारे कुंडली देख के बोलते हैं कि ये रत्न पहन लीजिए। अगर बुध खाना नंबर 11 में हो और किसी ने गलती से भी पन्ना पहन लिया या हरा रंग का उपयोग किया तो उसका बेड़ा गर्क, तो नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी कुंडली हमको पता होनी चाहिए। जैसे शनि का भी बताया गया है पंडित जी ने कि शनि खाना नंबर 5 में हो तो बेटे के जन्मदिन के दिन कभी भी मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, सेलिब्रेशन ही नहीं करना चाहिए, उस दिन नमकीन बांटो। केतु भी खाना नंबर 10 में हो, शनिवार के दिन अगर आपने गलती से भी घड़ी ली तो बहुत समस्या। राहु 4 में हो और वर्षफल कुंडली में राहु 4 में आए और हमने घर में कोई रिनोवेशन का काम किया तो किसी की डेथ तक हो जाती है। इसीलिए हमको हमारी कुंडली ना पता होनी चाहिए कि क्या बताते हैं ग्रह हमारे। इसलिए हर साल हर व्यक्ति ने हमारी वर्षफल कुंडली देखनी ही चाहिए। मैम, न्यूमरोलॉजी जिससे अभी काफी प्रचलन में है, तो किसी व्यक्ति का अगर मोबाइल नंबर की जो न्यूमरोलॉजी होती है तो वो उसके भाग्य को, उसकी मानसिक स्थिति को किस तरह प्रभावित करती है? देखो, ये जो न्यूमरोलॉजी, ये नंबर है ना, ये हमारा एक सिद्धांत है। देखो, सुबह उठते ही हम मोबाइल हाथ में लेते, 0 से लेके 9 तक ये जो हमारे नंबर है ये हमारी ऊर्जा है।
अगर कोई ज्यादा ऊर्जा लेते हैं, जैसे 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर बृहस्पति का, ऐसे 1 से लेकर 9 तक सर ग्रहों के एट्रीब्यूट्स है। जो नंबर है वो ग्रह ही है। अगर किसी ने गलती से भी पूरे नंबर में 222 लिया या 777 लिया, 2 नंबर वैसे भी चंद्रमा का है, और 7 नंबर केतु का, और केतु को बोलते हैं कि बॉडी विदाउट हेड, तो वो बहुत दिल से चलने वाले रहते हैं, तो वो ट्रैप होते हैं, इमोशनली ट्रॉमा मिलता है, सेटबैक मिलता है, पैसे फंस जाते। और देखा गया है कि जिसका भी 5-6 है, 6-5 है, 5-8 है, 8-5 है, देख लो किसी के भी मोबाइल में कहीं पे भी ये पेयरिंग आ रहा है ना, तो 100% प्रॉपर्टी लॉस, मनी ब्लॉक, किसी को पैसा उधार दिया ना तो मांग भी नहीं सकते और आएगा भी नहीं। इसीलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो मैं बोलती हूँ हर इसको कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना अलाइन करके हमारा नंबर अच्छे से सेट करे, क्योंकि हम सुबह से उठते ही मोबाइल हाथ में लेते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, ये कोड रहता है जो हमको अच्छा नंबर लेना चाहिए। एस्ट्रो वास्तु के बारे में मैम मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो एस्ट्रो वास्तु क्या है और सामान्य वास्तु के अनुसार ये कैसे अलग होता है? जी देखो, एस्ट्रो वास्तु तो बहुत अच्छा है। ये एक व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से की जाने वाली वास्तु है। जैसे सामान्य वास्तु में सिर्फ दिशाएं बताई जाती है, एस्ट्रो वास्तु में ऐसा नहीं है। जिसकी भी कुंडली है तो कुंडली में ग्रह बैठे हुए रहते हैं, जैसे सूर्य कभी 1 में रहता है, 4 में रहता है, कहीं पे भी बैठा हुआ रहता है। तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि सूर्य की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन, वो सब देखनी पड़ती है हमें। जैसे सामान्य वास्तु में कहते हैं कि नॉर्थ कुबेर की दिशा है, और हमारे वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन मर्क्यूरी भी रिप्रेजेंट करते, बुध जी रिप्रेजेंट करते। तो अगर गलती से भी किसी का कुंडली में अगर बुध खराब है, 6-8-12 में है, या फिर खराब पोजीशन में है, राहु शनि के द्वारा पीड़ित है, और उस इंसान ने अपनी तिजोरी या अलमारी अगर गलती से भी नॉर्थ में रख दी तो बहुत भारी पड़ता है। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से ना हमें पता चलता है कि आपके प्लैनेट कहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सामान्य वास्तु में कहते हैं कि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, तो एस्ट्रो वास्तु में कहते हैं कि जो हाउस नंबर 1 है वो हमारा पूर्व दिशा है। तो अगर हाउस नंबर 1 में अगर सूर्य आता है ना, तो सूर्य की चीजें हमारे पूर्व दिशा में दिखती है। अगर मंगल आए तो उनके घर के पास हनुमान जी का मंदिर रहता है। वैसे ही एस्ट्रो वास्तु में हाउस नंबर 3 दक्षिण दिशा रिप्रेजेंट करती है, हाउस नंबर 10 जो है वो पश्चिम दिशा, और हाउस नंबर 6 जो है वो उत्तर दिशा रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु सामान्य वास्तु से बहुत अलग है, और एस्ट्रो वास्तु करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी मैम आपने हमसे और हमारे दर्शकों से साझा की है। हमसे धन्यवाद। वेदांग वार्ता महोत्सव के इस पॉडकास्ट सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।